कि याचिकाकर्ता यानी केजरीवाल का संबंध प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जुड़ा है, यानी उसे किसी तरह से पैसा मिला है, उसने इसे छिपाने का काम किया है या इस्तेमाल किया है, या किसी तरह से रिश्वत के पैसे को वैध बनाने का काम किया है। ईडी को यह बताना होगा कि सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करते हो कि याचिकाकर्ता ने सेक्शन 3 के तहत अपराध किया है। यह आरोप भी नहीं है कि याचिकाकर्ता को कथित अपराध की कोई जानकारी थी। सिंघवी ने याचिका में लिखा है कि गिरफ्तारी के समय ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि केजरीवाल सेक्शन 3 के तहत आने वाली गतिविधियों में आरोपी हैं। आम गिरफ्तारी से अलग पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिंघवी ने लिखा है कि ईडी के अधिकारियों ने सेक्शन 19 का उल्लंघन किया है और ऐसी गिरफ्तारी कानून के समक्ष गैर कानूनी है। आपको दिखाना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। सिंघवी ने लेवल प्लेइंग फील्ड, समतल जमीन और संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार की बात कोर्ट के सामने रखी। यही बात उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी थी। हम उनके पुराने बयान का वो हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। सुनवाई शुरू होने के बाद सिंघवी ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, मगर सवाल टाइमिंग का है। सेक्शन 50 के तहत बयान नहीं लिया गया है, बिना बयान गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने जज से कहा कि आपने बताया है कि स्टेटमेंट इंक्वायरी के नेचर की है, छानबीन के दौरान मिली जानकारी और उस पर प्रयुक्त विवेक के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। यह मूल ढांचे पर आक्रमण है। आपका उद्देश्य है मुझे और मेरी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अस्थिर करना। सिंघवी की दलीलों में उनकी वकालत का अनुभव आज बढ़ चढ़कर बोल रहा था। वे आज ही केजरीवाल की रिहाई पर अड़ गए थे। कोर्ट की दलील यही रही कि ईडी को भी अपनी बात रखने और सुनने का मौका मिलना चाहिए। सिंघवी ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हमारी याचिका पर जवाब फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम रिमांड पर बहस कर रहे हैं। स्वतंत्रता के मामले में एक दिन की जेल भी बहुत लंबी हो जाती है। या तो आप स्वीकार करें या खारिज कर दें। ईडी के वकील को अलग से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। हमारी रिहाई की अपील सुनी जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनने की अनुमति दे दी। सिंघवी ने यहां तक ईडी के तमाम तर्कों को पीछे छोड़ते हुए अपनी बात रखने का मौका कोर्ट से हासिल कर लिया और सिंघवी बहस करते चले गए। उनकी दलीलों का आधार यही था कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और केजरीवाल को रिमांड खत्म होने से पहले आज ही रिहा किया जाना चाहिए। 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। सिंघवी कहते रहे कि पीएमएलए में मुख्य बात होती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की। मतलब यही हुआ कि क्या केजरीवाल ने पैसे लिए हैं या किसी तरह से इस्तेमाल कर उसे सफेद किया है। इसमें दूसरे अपराधों के लिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। काले धन को सफेद करना ही अपराध माना जाता है। यह फर्क समझना होगा। जो आम अपराध है वो पीएमएलए के तहत तभी आएगा जब उससे हासिल पैसा किसी और बिजनेस में लगाकर काले से सफेद किया गया हो। इस केस में गिरफ्तारी के बाद जमानत मुश्किल हो जाती है। इसलिए कुछ तो तय करना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है।
आपके पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को भी गिरफ्तार कर लें या गिरफ्तारी जरूरी ही है। अभिषेक मनु सिंघवी पूछते रहे कि ऐसा क्या है जो बिना गिरफ्तारी के नहीं हो सकता था। जब केस अगस्त 2022 में शुरू हुआ और पहला समन अक्टूबर 2023 में दिया गया, तो मुझे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? आप सेक्शन 19 की सीमाओं का पालन कैसे कर रहे हैं? सिंघवी ने कहा कि मिस्टर ईडी, अगर आप फरवरी 2024 में केजरीवाल की भूमिका की जांच करना चाहते हैं तो आपको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, वो भी उस भूमिका के बारे में जिसका आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आप खुद पुष्टि नहीं कर पा रहे। चुनाव के ठीक पहले आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना आप नहीं कर सकते थे? क्या आपने कोर्ट को कभी बताया है कि केजरीवाल ने आपको कोई जवाब नहीं दिया? किस बात पर आपको गिरफ्तार करना है? कुछ नहीं है। आप एक दिन अचानक ये नहीं कह सकते कि मैं गिरफ्तार करना चाहता हूं, कि मेरे पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, मेरी इच्छा है और इसलिए मैं गिरफ्तार कर रहा हूं। सिंघवी ने कहा कि जब से ईडी एक्टिव हुई है तब से एक शब्द जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है वो है असहयोग। उन्होंने तर्क किया कि क्या यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर सिंघवी आप कबूल नहीं कर रहे हैं या खुलासा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सहयोग नहीं कर रहे हैं और हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसा करना आर्टिकल 20 और 21 पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि हिरासत में की गई पूछताछ असहयोग पर ही आधारित होती है। सिंघवी ने बहस के दौरान ईडी के मामलों में अदालतों की उदासीनता पर भी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कह दिया कि मुझे खुशी है कि कम से कम 1 या 2 कोर्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने इस कार्य पद्धति पर कहा है। आमतौर पर कोर्ट ईडी नाम की होली काऊ को छूना भी नहीं चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि आप नॉन ट्रायल प्रारंभिक स्टेज पर हैं, सब कुछ मान लें तो भी आपको गिरफ्तारी की जरूरत दिखानी होगी। अगर गिरफ्तारी के बिना मकसद पूरा हो जाता है तो आप गिरफ्तारी नहीं करें। यह मुख्यमंत्री के मामले में 10,000 बार जरूरी है। सिंघवी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता हूं। इस तर्क से तो यह भी हो सकता है कि मैंने पहले ही छेड़छाड़ कर दी हो। सिंघवी ने उन बयानों की भी धज्जियां उड़ा दी जिसके आधार पर गिरफ्तारियां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी के बयान पर आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। पहले चरण में केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ अन्य लोगों के बयान लेने के बाद आप चरण 3 पर पहुंचते हैं, जो है किसी एबीसी को गिरफ्तार करना। उसके बाद उस पर दबाव बनाया जाता है, उससे बेल के लिए याचिका डलवाई जाती है। 5वें चरण में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं बेल का विरोध करने का कोई कारण नहीं है, फिर आदमी को बेल मिल जाती है। 6ठे चरण में वो बाहर आकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दे देता है और उसके बाद उसे माफी मिल जाती है। सिंघवी ने कहा आबकारी मामले में हर राजनीतिक गिरफ्तारी में यही हुआ है, ये बहुत चिंता की बात है। इट इज ब्लोइंग टू स्मिदरिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हिंदी में ऐसे कहेंगे कि जो भी संवैधानिक सुरक्षा मिली है उसकी चिंदी चिंदी हवा में उड़ गई है। सिंघवी की इन दलीलों से दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी, सरकारी गवाह और उनके बयानों का हाल नजर आ जाता है। आखिर कोई तो सोचेगा कि जो व्यक्ति सरकारी गवाह बना है, जिसे इसी केस में जमानत मिली है, जिसमें मनीष सिसोदिया को 1 साल से जमानत नहीं मिल पा रही, वो आदमी जमानत पर बाहर आता है, उसकी कंपनी बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है। क्या यह किसी को भी नहीं दिखेगा? इसके बाद सिंघवी शराब घोटाले में गिरफ्तार और सरकारी गवाह बनने वाले राघव मगुंटा और शरद चंद्र रेड्डी के बयान की धज्जियां उड़ाने लगते हैं, जिसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। सिंघवी कहते हैं कि फरवरी 2023 में राघव को गिरफ्तार किया जाता है। उसने 4 बयान दिए, चारों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। इन चारों बयानों को ईडी दबा देती है। जुलाई में बयान आता है जिसमें केजरीवाल का नाम लिया जाता है। क्या यह सही है? चूंकि आज आप ईडी हैं, इसलिए आप क्रिमिनल लॉ को उल्टा ही कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। किसी तरह से आप एक बयान ले आते हैं। इस केस में जमानत कब मिलती है वो तारीख देखिए। ईडी कहती है हम जमानत का विरोध नहीं करेंगे। आपने कितने ऐसे केस में कहा है जमानत का विरोध नहीं करेंगे? अंत में यह आदमी सरकारी गवाह बनता है और बेल मिल जाती है। इसलिए जब हर बात रिकॉर्ड